बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में मेंशन किया था कि इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ वीडियोज़ की, जिसमें आपके साथ कुछ एमसीक्यूज़ और उनके एक्सप्लेनेशन वगैरह डिस्कस करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन में कुछ आपको हेल्प मिल सके। तो आज इस सिलसिले की पहली वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ और स्टार्टिंग में 5 एमसीक्यूज़ के साथ हम स्टार्ट करेंगे जो कि ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री या रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री से होंगे और कंपोजिट्स को हमने फोकस किया है। इससे पहले कि हम अपने एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करें तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि ऐड के अंदर मेंशन थी और अभी तक जितने भी डेंटल पीपीएससीज आए हैं उनमें किसी भी ऐड में इस तरह की इंस्ट्रक्शंस मेंशन नहीं की गई और इन इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि इस दफ़ा रिटन एग्ज़ाम शायद होगा, क्योंकि अगर 6000 कैंडिडेट से ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं पीपीएससी को तो काफ़ी चांसेस हैं कि एमसीक्यूज़ या रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जैसे कि आपको पता है क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्ज़ाम है 100%। तो इंस्ट्रक्शंस को हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें मेंशन है कि अ कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन 40% मार्क्स इन द रिटन टेस्ट टू क्वालिफाई। मतलब अगर कि 100 एमसीक्यूज़ हैं तो उसमें से आपके 40 एमसीक्यूज़ ठीक होने चाहिए या आपके 40 नंबर होने चाहिए बेसिकली, क्योंकि नीचे जो हम थर्ड कैटेगरी देखने जा रहे हैं इसमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्रिटिकल भी है और डिस्करेजिंग भी है, जो कि नेगेटिव मार्किंग के हवाले से। अच्छा, फर्स्ट आपने देख लिया कि 40% मार्क्स या 40% आपके नंबर होने चाहिए एमसीक्यूज में या रिटन एग्जाम में। नंबर टू क्या है, द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एट द रेशियो 1:5 विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ सीट्स। तो ये भी कोई बहुत इंकरेजिंग बात नहीं है कि अगर आपने क्वालिफाई कर भी लिया है तो उन्होंने क्या मेंशन किया है कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पोस्ट जो रेशियो होगी कॉलिंग फॉर इंटरव्यू वो 1:5 होगी। 5 सीट्स पर एक कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा। और द लास्ट वन इज द नेगेटिव मार्किंग, जो कि आपने ज़रूर जहन में रखना है जब भी आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। जिन एमसीक्यूज में आपको श्योरिटी है कि ये एमसीक्यूज बिल्कुल आपको ठीक आते हैं, इनका यही आंसर है, सबसे पहले आपने वो मार्क कर लेने हैं, क्योंकि 0.25 मार्क्स पर रॉन्ग आंसर देयर विल बी डिडक्शन ऑफ 0.2 मार्क्स टू 5 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसका मतलब क्या है कि 4 अगर आपके एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं जो आपने गलत अटेम्प्ट किए हैं तो आपका एक नंबर कट जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जहन में रखते हुए आपने अटेम्प्ट पे जाना है। अब हम आज का पहला एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो एमसीक्यूज नंबर 1 क्या है, which finishing technique is recommended to achieve a smooth durable surface on the resin composite restoration। तो आपने पहले पढ़ा भी होगा कि हम फौरन से ही ऑन द चेयर साइड इमीडिएटली कंपोजिट रेस्टोरेशन को फिनिश कर सकते हैं। उसकी फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग इमीडिएटली की जा सकती है और ये सीक्वेंस ऑफ इसमें स्ट्रिप्स भी यूज़ होती हैं, डिस्क यूज़ होती हैं, रबर कप्स यूज़ होते हैं, स्टोन बर्स यूज़ होती हैं। तो अभी उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो हमें अचीव करनी है स्मूथ ड्यूरेबल सरफेस और हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 है ड्राई फिनिशिंग विद फ्लेक्सिबल डिस्क। सेकंड वन है वेट फिनिशिंग विद द हेल्प ऑफ मेटल बैक स्ट्रिप्स। नंबर 3 पर या सी पर है यूजिंग कोर्स ग्रिट रबर कप्स ऑफ फिनिशिंग एंड द लास्ट वन इज अप्लाइंग अ फाइनल लेयर ऑफ अनफिल्ड रेजिन आफ्टर पॉलिशिंग। तो आपने इसमें से जब देखना है, जब आप इसको स्टडी करेंगे तो बेसिकली जो हमने फाइनल सरफेस या स्मूथ ड्यूरेबल सरफेस अचीव करनी है वो फ्लेक्सिबल डिस्क के थ्रू होती है विद ड्राई फिनिशिंग। तो इसका नंबर ए ऑप्शन होगा। नंबर 2 एमसीक्यूज आपके सामने है और इसमें जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो एयर इनहिबिटेड लेयर का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एयर इनहिबिटेड लेयर या ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर क्या होती है। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज का जो फिनोमिना है कंपोजिट में, और उसको कम्बैट करने के लिए मोस्ट कॉमनली टेक्निक यूज़ की जाती है इंक्रीमेंटल लेयर टेक्निक। हम इंक्रीमेंट्स के अंदर कंपोजिट को प्लेस करते हैं किसी भी प्रिपेयर्ड कैविटी के अंदर, या जो डिफेक्ट है उसको रिमूव करने के बाद जो कैविटी प्रिपेयर की जाती है। तो उसमें नॉर्मली इंक्रीमेंट्स में प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हम सी फैक्टर को या नंबर ऑफ बॉन्डेड सर्फेसिस को मिनिमाइज कर सकें और कम से कम पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज हो सके। तो उसमें मोस्ट कॉमनली 2 मिलीमीटर का इंक्रीमेंट प्लेस किया जाता है। तो जब भी हम इंक्रीमेंट प्लेस करते हैं, उसको क्योर किया कर देते हैं, तो उसकी जो सरफेस आपकी एक्सपोज्ड होती है एयर के अंदर,
या जो ऑक्सीजन में एक्सपोज होती है बेसिकली उसके ऊपर कुछ स्टिकी लेयर सी बन जाती है और उसमें अनक्योर्ड रेजिन होता है। तो इस लेयर को बेसिकली ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर या एयर इनहिबिटेड लेयर कहा जाता है। और ये अनफिल्ड रेजिन जो इसमें सॉरी अनक्योर्ड रेजिन जो इसमें रह जाता है बेसिकली वो क्या करता है, वो सेकंड इंक्रीमेंट के साथ जो उसकी बॉन्डिंग या अडहेजन है जो कंपोजिट की, वो उसको मैक्सिमाइज करता है, उसको इंश्योर करता है। और इस जोन को इंटर डिफ्यूजन जोन कहा जाता है। तो बेसिकली ये एयर इनहिबिटेड लेयर या ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर का कॉन्सेप्ट है, इसको आपने पहले देख लिया। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एयर और ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द रेजिन कंपोजिट। सो आपने तमाम चीज को देखने के बाद हम नंबर ए ऑप्शन देखते हैं, टू प्रोवाइड अ शाइनी फिनिश, तो बिल्कुल गलत है। और नंबर सी देखेंगे, टू प्रोटेक्ट द कंपोजिट फ्रॉम मॉइस्चर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड टू स्पीड अप द क्योरिंग प्रोसेस, नंबर डी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्योरिंग प्रोसेस को स्पीड अप नहीं करता। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बेस्ट है, वो ही इसका आंसर है, टू अलाउ द बेटर एडिशन ऑफ द सब्सिक्वेंट रेजिन लेयर्स जो कि इंक्रीमेंट्स में आप प्लेस कर रहे हैं। तो ये इसका नंबर बी ऑप्शन है। नंबर थ्री पे क्या देखेंगे, ये बहुत ही आसान एमसीक्यूज है। और क्या कहता है ये, आर डेंटिस्ट इज यूजिंग अ विजिबल लाइट क्योरिंग यूनिट फॉर अ रेजिन composite restoration, which factor is not critical for the optimal polymerization। तो इसमें आप देख लें, सबसे पहले है नंबर ए पे वेवलेंथ ऑफ द emitted लाइट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सेकंड इज द इरेडियंस ऑफ द लाइट सोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है या ये भी क्रिटिकल है। नंबर सी पे आता है डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट टिप टू द कंपोजिट सरफेस। अब पहले इसको हम डिस्कस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, इसका आंसर तो डी होगा। लेकिन इस पॉइंट को डिस्कस कर लें ताकि आपके कुछ और भी एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। जब भी हम जो डिस्टेंस आपका है, बेसिकली मैंने मेंशन किया था कि 2 मिलीमीटर का इंक्रीमेंट आप प्लेस करें, है ना। तो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, क्यों कि आपके इंक्रीमेंट के अंदर से लाइट प्रॉपर्ली पास कर जाए, उसको क्योर कर जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्लास 2 फिलिंग का एक सिनेरियो आता है अक्सर ही, ये एनबीडी के एमसीक्यूज में भी आता है और आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्मली 2 मिलीमीटर की लेयर होती है। तो अगर आपके पास इंजेबल फ्लोर है क्लास 2 कैविटी का, उस पर आपने इंक्रीमेंट प्लेस करना है, तो क्या उस पर आप 2 मिलीमीटर का ही करेंगे, उससे कम करेंगे या उससे ज़्यादा करेंगे। तो कुछ लोग इसमें आंसर करते हैं कि हम थिक इंक्रीमेंट रेज कर देंगे, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो थिन इंक्रीमेंट है या हाफ इंक्रीमेंट कहा जा सकता है। तो 1 मिलीमीटर का इंक्रीमेंट जिंजाबल फ्लोर ऑफ क्लास 2 कैविटी पे प्लेस करना चाहिए, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस जो है लाइट सोर्स का वो ज्यादा आ रहा है। तो जब लाइट जाएगी तो वो प्रॉपरली थिक इंक्रीमेंट से पास नहीं कर सकेगी। और बेसिकली वहां पर 1 मिलीमीटर इसीलिए रखा जाता है ताकि प्रॉपरली उसकी क्योरिंग हो सके। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इस एमसीक्यूज में एम्बियंट रूम लाइटनिंग जो है वो कोई क्रिटिकल फैक्टर नहीं है, तो वो ऑप्शन होगा। नंबर 4 एमसीक्यूज हम देखते हैं। तो यहाँ पर बात है क्लास 4 कैविटी प्रिपरेशन की, विच मीन्स द इंसाइजल एज इज इन्वॉल्व इन दिस कैविटी, एंड व्हाट इज द recommended beveling technique on the facial surface for optimal aesthetics। अब जब भी हम बेवलिंग करते हैं या बेवल प्लेस करते हैं कंपोजिट की फिलिंग में, उसके 3 मेजर बेनिफिट्स या एडवांटेजेस होते हैं, या उसके पर्पस 3 मेन होते हैं। सबसे पहले ऑप्टिमल एस्थेटिक्स है, और वो कैसे इंश्योर करता है बेवल, कि जो लाइन ऑफ डिमार्केशन है कि फिलिंग कहाँ पर ख़त्म हो रही है और टूथ का सरफेस कहाँ शुरू हो रहा है, या फिर कहाँ पर टूथ के सरफेस ख़त्म हो रही है और फिलिंग शुरू हो रही है, उस डिमार्केशन लाइन को शोर नहीं होना चाहिए। तो बेवलिंग एक तो ये इंश्योर करती है कि वो एक स्मूथ फिनिश में जाए और नज़र ना आए मार्जिन। सेकंड वन इज उसकी थिकनेस जो है, जो उसकी स्ट्रेंथ है। सेकंड वन इज टू इंश्योर द थिकनेस, और वी कैन से द इंश्योर द स्ट्रेंथ, जो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। जाहिर है वहां पर फोर्सेस पड़नी है, तो जो इंक्रीमेंट जो आपकी बेवलिंग है वो इंश्योर करे कि आपकी जो फिलिंग की थिकनेस है वो भी ऑप्टिमल हो, बहुत कम ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो लेकिन बहुत कम ना हो, और वहाँ पर स्ट्रेंथ अचीव हो सके। उसके अलावा ये बेवल सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है फॉर द पर्पज ऑफ द बॉन्डिंग। तो अब ऑप्शन हम देख लेते हैं। प्लेस अ 1 मिलीमीटर बेवल अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द कैविटी, एंड दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। और नंबर बी पे हम देख लेते हैं, और डी पर दो ऑप्शंस दी गई हैं, एक है 2 to 3 मिलीमीटर लॉन्ग बेवल विद अ 60 डिग्री एंगुलेशन, और डी पर दी गई है प्लेस अ 45 डिग्री बेवल लिमिटेड टू अबाउट 1 मिलीमीटर इन लेंथ।
तो इसमें देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शंस करीब तरीन हैं। और जो सी है वो प्लेस अ बेवल ऑफ एटलीस्ट 1 मिलीमीटर इन द एरिया ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्लूजल फोर्सेस, ये गलत है। ऑक्लूजल फोर्सेस वाले एरिया में तो ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो मोस्ट फिजिबल ऑप्शन बनता है वो बी बनता है, टू प्लेस अ 2 to 3 मिलीमीटर लॉन्ग बेवल विद अ 60 डिग्री एंगुलेशन, जो कि स्टैटिक्स को भी इंश्योर कर रहा है, स्ट्रेंथ को भी इंश्योर कर रहा है और बॉन्डिंग को भी इंश्योर करता है। नाउ द एमसीक्यूज इज नंबर 5, और इसकी सिनेरियो को आपने देखना है। ऐसे बहुत से एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे जो आपको सिनेरियो को देखते हुए फिर आगे जाना है उसके ऑप्शंस की तरफ, पहले ऑप्शन नहीं पढ़ने। यहाँ पर आपके सामने तीन चार चीजें सिनेरियो में हैं। एक है हाई केरीज रिस्क पेशेंट, पेशेंट इज एट हाई केरीज रिस्क, तो हमने इंश्योर करनी है रेस्पिरेशन जो कि केरीज को प्रिवेंट भी करे और उसके अलावा स्टैटिक्स को भी करे और उसकी फंक्शनैलिटी को भी करे। तो हाई केरीज रिस्क पेशेंट है, इट रिक्वायर्स, ही और शी रिक्वायर्स रेस्पिरेशन फॉर अ सर्वाइकल लीजन। आपके पास सर्वाइकल लीजन है, मतलब गम के साथ, जिंजावल मार्जिन के साथ आपका लीजन है, क्लास 5 लीजन है या क्लास 2 लीजन है, जो भी कुछ भी वो इन्वॉल्व कर सकता है। क्लास 2 लीजन भी डीप जा सकता है साथ में, मतलब कंपाउंड या कम्प्लेक्स बन सकता है। बहरहाल सर्वाइकल लीजन है विद अ लिटिल इनेमल फॉर बॉन्डिंग। और क्या है इसमें, ये क्लास 5 लीजन जो आपका है, मोस्ट कॉमनली मोस्ट प्रोबेबली जो इसमें क्लास 5 है या सर्वाइकल लीजन है, क्लास 5 कैविटी है, तो ये इसके साथ इनेमल बहुत कम है और बॉन्डिंग के लिए। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, अगर आपके पास कॉम्पोजिट से आपने सारी प्लेस करनी है तो इनेमल बॉन्डिंग के लिए कम है आपके पास इंजाइमल मार्जिन भी है, साथ में पेशेंट हाई केरीज रिस्क का है। तो अब आपने देखना है कि मोस्ट सुटेबल टेक्निक कौन सी हो सकती है। तो नंबर ए और बी ऑप्शन जो हैं वो दोनों फिजिबल नहीं रहेंगी ज़्यादा, क्योंकि उसमें एक सिंगल मटेरियल और वो भी कॉम्पोजिट को यूज़ किया गया है। यूज़ ऑफ द माइक्रो हाइब्रिड कॉम्पोजिट और द हाइब्रिड रेजिन कॉम्पोजिट अलोन, दिस इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं जिसमें दोनों में सैंडविच टेक्निक यूज़ की गई है। तो इस केस में सैंडविच टेक्निक का बेनिफिट है। सैंडविच टेक्निक होती क्या है कि इसमें दो मटेरियल हम यूज़ करते हैं। एक हम मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि केरीज प्रिवेंशन के लिए भी है फिजिबल, या फिर वो बल्क ऑफ द कैविटी को फिल करेगा, और साथ में जो है एक एस्थेटिक मटेरियल यूज़ करेंगे जो कि सरफेस लेयर को भी दे सकता है या बाकी उसको ओवरऑल कवर भी कर सकता है। तो जब हम क्लोज सैंडविच की बात करते हैं उसमें आपका जो केमिकली बॉन्ड बनाता है जो मटेरियल, या फिर ऐसा मटेरियल जो कि केरीज प्रिवेंशन करता है या बल्क में प्लेस करते हैं, वो आपका इनसाइड रहता है और आउटसाइड आप कंप्लीटली कवर कर जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंपोजिट मोस्ट कॉमनली। तो क्लोज सैंडविच टेक्निक विद रेजिन मॉडिफाइड क्लास आइनोमर, इस केस के अंदर ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें ओपन सैंडविच टेक्निक चाहिए जिसमें जो आपका रेजिन मॉडिफाइड ग्लास आइनोमर है वो एनवायरनमेंट के साथ ओपन रहे और कांटेक्ट में रहे, ताकि वहां से फ्लोराइड अपटेक कर सके, और उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग भी इंश्योर करेगा। और जो आपका स्टैटिक एरिया है उसके अंदर आप रेजिन कंपोजिट को प्लेस करेंगे। तो ये इसमें ऑप्शन सी विल बी मोस्ट फिजिबल। और आई थिंक आज कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हुआ होगा, मजीद कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुके होंगे। मजीद कोई भी आप पूछना चाहते हैं किसी बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए। इन एमसीक्यूज़ के बारे में पूछना चाहते हैं आप ज़रूर पूछिए। कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जो कि आप ज़्यादा चाहते हैं कि हम डिस्कस करें, वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा इससे भी बेहतर लेकर आएँ आपके साथ। और इसके साथ साथ मेरी भी रिवीजन हो रही है तो मुझे भी बेनिफिट हो रहा है। तो कोई भी चीज़ है आप इसको ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको फ़ौरन से इंटीमेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर द पीपीएससी। अल्लाह हाफिज़।